डेट आज 15 मई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम 2023। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए मेंस में। रिसेंटली देखो ये फोरम हुआ है, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है और तीसरी बार होने वाला है ये। अब तक ये 2 बार हुआ था। ये देखो एससीओ का स्टार्टअप फोरम है। स्टार्टअप का मतलब होता है नई कंपनियां जो अभी बनी है और 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, उनको स्टेटस दिया जाता है कि स्टार्टअप है। और उनकी जो एनुअल टर्नओवर है, इनकम है, प्रॉफिट है, वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा ना हो, तब उनको स्टार्टअप कहा जाता है। कई बार हमने डिस्कस किया स्टार्टअप के बारे में, ये समझ लो बस नई कंपनी। तो स्टार्टअप की इनोवेशन बढ़े, नई नई कंपनियां खुलें, नई नई इनोवेशन लेके आए, वो आविष्कार करें, डिस्कवरी करें, रिसर्च करें, इसके लिए ये फोरम होता है, मीटिंग होती है। तो ये तीसरी बार हो रही है एससीओ की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। और एससीओ के बारे में तो आप जानते हो क्या है। ये देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 2001 में बनी थी। बाद में पहले इसका नाम संघाई 5 था, बाद में कुछ और मेंबर जुड़ गए तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, मतलब नाम बन गया। और फिर 2017 में इंडिया पाकिस्तान भी इसके मेंबर बन गए। इसके 8 मेंबर हैं। ईरान भी 2023 में इसका मेंबर बनने वाला है, तो 9 मेंबर हो जाएंगे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना की कैपिटल है, जो राजधानी बीजिंग, वहाँ पे है। तो इसका ये फोरम होने वाला है तीसरी बार। अब तक देखो इसके 2 जो एडिशन हुए थे वो वर्चुअल मोड में हुए थे, मतलब ऑनलाइन, जैसे आप वीडियो कॉल करते हो ऐसे ऑनलाइन वर्चुअल मोड में हुए थे। लेकिन अभी ये पहला ऐसा है जो फिजिकली होने वाला है। ये मीटिंग न्यू दिल्ली में रिसेंटली ये हुई है। ये समझ लो होने वाला क्या हो चुका है। हमारे इंडिया की तरफ से कौन कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अंदर ये स्टार्टअप इंडिया है, जो स्टार्टअप इंडिया कैंपेन चलाया था हमारे इंडिया में नई नई कंपनियां एस्टेब्लिश करने के लिए। ये DPIIT जो डिपार्टमेंट है इसके अंडर ये काम करता है, ये इम्प्लीमेंट करता है स्टार्टअप इंडिया को। तो ये हमारे इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें देखो एससीओ के जो मेंबर हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्री हैं, देश हैं, उनके तरफ से पार्टिसिपेशन होगा। नई नई वहाँ पे जो कंपनियां हैं, स्टार्टअप है, वो पार्टिसिपेट करेंगी। और इसमें आगे इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, नए नए जो यंग टैलेंट है उनको एनकरेज करने के लिए, ताकि नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आएँ, इस पे ध्यान दिया जाता है। प्राइवेट इंडस्ट्री प्लेयर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, इन कंट्रीज से जो एससीओ के मेंबर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन डेटिंग। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है मेंस में। कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है, जिसके थ्रू हम क्या है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यानी कि जो ऐसा जीव जो पहले जीता हो लेकिन अभी जीवन नहीं है, मर गया हो, या जीव ही रहा हो अभी, तो उसकी एज निकालनी हो, तो एज निकालने के लिए कि वो कितने साल पुराना है, उसके लिए कार्बन डेटिंग का मेथड हम यूज करते हैं। रिसेंटली अभी न्यूज में क्यों है वो जानते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे ये प्रोसेस कैसे होता है कार्बन डेटिंग का। देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी कहा है, एक लोअर कोर्ट है इलाहाबाद में, उसने देखो एक डिसीजन दिया था ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में। ज्ञानवापी मॉस्क जो मस्जिद है वाराणसी में, कि वहाँ पे देखो एक शिवलिंग मिला था। तो ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में ये कहा था कि यहाँ पे पहले शिव का मंदिर रहा होगा, लेकिन इसकी कोई एज नहीं निकाली गई, शिवलिंग कितना पुराना है, कि हो सकता है अभी किसी ने डाल दिया हो। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो शिवलिंग मिला है इसकी साइंटिफिक सर्वे की जाए, साइंटिफिक स्टडी की जाए और इसकी एज निकाली जाए कार्बन डेटिंग के थ्रू। तो इसलिए न्यूज में तो हमें जानना है कार्बन डेटिंग किस तरह से की जाती है। देखो जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, जो कभी पहले जिया करते थे, लिविंग रहा करते थे, उनकी ये एज निकालता है कार्बन डेटिंग। देखो हर एक जो जीवित चीज होती है, लिविंग थिंग्स, उसमें कार्बन होता है। जैसे आदमी है या एनिमल है, कोई पशु है, पक्षी, इन सब में कार्बन होता है। और देखो कार्बन के आइसोटोप भी होते हैं। आपने सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल, उसमें एलिमेंट है जो, उसमें 6वें नंबर पे आता है कार्बन, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर है, जो हिंदी में बोलते हैं एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, 12, यानी कि परमाणु भार 12 एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 6 परमाणु क्रमांक।
तो इसका जो आइसोटोप मिलता है वो देखो C14 मिलता है, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है लेकिन मास इसका चेंज हो जाता है। तो आइसोटोप किसे बोलते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास डिफरेंट हो, एटॉमिक मास उसका डिफरेंट हो, अलग हो, उसे बोलते हैं आइसोटोप। तो कार्बन का आइसोटोप है C14 या कार्बन 14 बोल सकते हो। इसके जरिए निकाली जाती है ये एज, क्योंकि देखो जो कार्बन 6 है, कार्बन 12 जिसे बोल सकते हो, 6 जिसका एटॉमिक नंबर है, वो तो देखो रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉर्मल एक एलिमेंट है, मेटल है। लेकिन जो ये कार्बन 14 है, कार्बन 14 ये एक रेडियो एक्टिव मिनरल हो जाता है। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि इसमें से कुछ किरणें निकलती रहती हैं, रेज निकलती रहती हैं, और ये डिके होता रहता है समय के साथ साथ। डिके का मतलब ये घटता रहता है, डिस्ट्रॉय होता रहता है। ये जो आइसोटोप है C14 और C12 ये एटमॉस्फेयर में मिलता है और इसका जो रेशो है लगभग स्टेटिक है, जितना C12 मिलता है उतना C14 मिलता है। प्लांट हो एनिमल हो सब में ये C14 और C12 होता है सेम प्रोपोर्शन में। एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है, वातावरण में। जब भी मान लो कोई मर जाता है प्राणी, एनिमल, या फिर कोई मान लो आदमी मर गया, उसे जला दिया, उसकी हड्डियों में भी तो कार्बन है, तो उसका जो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन है वो टूट जाता है, बंद हो जाता है। मतलब जो कनेक्शन होता है, संपर्क होता है वातावरण से किसी जीव का, मरने के बाद वो संपर्क टूट जाता है। तो उसकी बॉडी में जो C12 होता है, कार्बन 12 एटॉमिक मास जिसका होता है, वो तो स्टेबल रहता है, मतलब वो डिके नहीं होता। लेकिन C14 जो कार्बन है वो समय पे घटता रहता है, रिड्यूस होता रहता है। इसकी जो 1 हाफ लाइफ है वो लगभग 5730 ईयर है। इसी को हाफ लाइफ बोलते हैं, इसको 5730 ईयर। मतलब इतने साल में जो कार्बन 14 किसी जीव की बॉडी में था वो आधा हो जाएगा। कितने सालों में? 5730 साल में। तो इसी को हाफ लाइफ भी बोलते हैं कार्बन 14 की। अब इसी की वजह से निकालते हैं कि जो रेशो चेंज हुआ है, देखो सबकी बॉडी में देखो C12 और C14 लगभग सेम था। अब रेशो कितना रहेगा C12 C14 का, तो उस रेशो को निकालते हैं। अब जितना रेशो बचा है उसी के हिसाब से हम एज को कैलकुलेट कर लेते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेट इतने साल पुराना होगा ये जीव, एनिमल या बर्ड या कोई आदमी, इस तरह से निकालते हैं। जो कार्बन डेटिंग है वो देखो नॉन लिविंग थिंग्स की एज डिटरमाइन नहीं कर सकता। मतलब जो निर्जीव होते हैं, लिविंग का मतलब हिंदी में बोलते हैं सजीव, सजीव जिनमें जीवन हो। नॉन लिविंग मतलब नॉन लिविंग या इनएनिमेट बोल सकते हो, इनएनिमेट ये होते हैं निर्जीव, हिंदी में बोलते हैं निर्जीव, जिनमें जीवन ना हो, जैसे रॉक, चट्टाने, पत्थर, ये सब, ये क्या नॉन लिविंग है। इनकी एज निकालने के लिए कार्बन डेटिंग यूज नहीं होता है, और ना ही ऐसी कोई चीज, मतलब ऐसी कोई लिविंग थिंग्स जो 40,000 से 50,000 साल पुरानी हो, उसके लिए भी कार्बन डेटिंग यूज नहीं होता है, याद रखना है। तो फिर उनके लिए जो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, उनके लिए कौन सा मेथड यूज होता है? उनके लिए यूज होता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। ये देखो इनएनिमेट थिंग यानी कि जो निर्जीव थिंग है, उनको उनकी एज निकालने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। इनमें देखो कार्बन की बजाय जो और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उनका डिके होता रहता है निर्जीव वस्तुओं में। तो इसमें 2 कॉमन मेथड होते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड में। कौन कौन से हैं? एक तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग। इसमें देखते हैं कि पोटेशियम का कितना डिके हुआ है किसी नॉन लिविंग थिंग्स में, रॉक्स में, चट्टानों में कितना घटा है, ये देखते हैं। पोटेशियम का आइसोटॉप होता है रेडियो एक्टिव, उसके बारे में देखते हैं। एक होता है यूरेनियम थोरियम लीड डेटिंग, इसमें यूरेनियम थोरियम के बारे में देखते हैं। तो इस तरह से उनकी एज निकाल ली जाती है। इनसे अलग एक और मेथड होता है कॉस्मोजेनिक न्यूक्लियाइड डेटिंग। इसमें क्या होता है? इसमें जो आइस होती है ना, बर्फ, उसकी एज निकाली जाती है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट कितना सनलाइट के डायरेक्ट संपर्क में रहा है ये देखा जाता है, और ये आइस कवर होता है पोलर रीजन में, उसकी एज निकालने के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो पोलर रीजन है हमारे अर्थ के, ये वाले नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इनमें जो बर्फ जमी हुई है उसकी एज निकालने के लिए यूज किया जाता है ये मेथड। तो ये आपको याद रखना है इसमें, कॉस्मोजेनिक न्यूक्लियाइड डेटिंग मेथड। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बायोवेव ट्री। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। देखो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, उसने रिसेंटली डिसाइड किया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इसको लोकेट करना चाहता है,
ट्रांसलोकेट, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना चाहता है इस पेड़ को, लेकिन ये पेड़ हो सकता है ये खराब हो जाए, वहाँ पे ना उगे, तो इस वजह से ये डिसाइड किया है कि ये पेड़ ट्रांसलोकेट नहीं किया जा सकता। ये बायोवेव ट्री, ये है बायोवेव ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बायोवेव देखो ये बहुत ही ज़्यादा साल जीता है, हजारों साल तक जीता है ये। और ये डेसिडुअस ट्री है। डेसिडुअस का मतलब है पर्णपाती या पतझड़ी, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे गर्मी के सीजन में इसके पत्ते, जो पतझड़ की मौसम आता है उसमें पत्ते झड़ जाते हैं, फिर स्प्रिंग आती है यानी कि बसंत ऋतु, उसमें फिर इसके पत्ते आ जाते हैं, बारिश के टाइम पे फिर पत्ते और आ जाते हैं। इसका 20 से लेके 100 फीट तक का ये लंबा पेड़ होता है बायोवेव का। और जो बायोवेव ट्री है उसको अपसाइड डाउन ट्री के नाम से भी जानते हैं। और ये प्री हिस्टोरिक स्पीसीज है, मतलब ये क्या है, 20 करोड़ साल पहले भी रहा था ये ट्री। 20 करोड़ साल पहले भी ये ट्री की जो प्रजातियां पाई जाती थी कॉन्टिनेंट पे, अर्थ पे, लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 20 करोड़ साल पहले। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है और कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं बायोवेव ट्री की? देखो 9 स्पीसीज पाई जाती हैं इसकी। 2 तो हैं अफ्रीका की नेटिव, मूल निवासी, जो अफ्रीका में पाई जाती हैं। 6 है मेडागास्कर में। मेडागास्कर आप पता है आपको कहाँ है, ये देखो अफ्रीका में, ये मेडागास्कर में 6 स्पीसीज इसके नेटिव हैं, मूल निवासी हैं। और एक ऑस्ट्रेलिया में। हमारे इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है अधिकतर? मध्य प्रदेश की जो धार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मंडू टाउन है। मंडू टाउन और उसके आसपास के एरियाज में ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लगभग 1000 से भी ज़्यादा ट्री हैं, पेड़ हैं बायोवेव के। इसके फीचर्स क्या क्या, विशेषता क्या है? देखो ये हजारों साल तक जी सकता है। और ये जो ट्री है, ओल्डेस्ट बायोवेव ट्री कहाँ पे पाया गया है? जिम्बाब्वे में। ये पंके बायोवेव के नाम से नाम है उस बायोवेव ट्री का। ये लगभग 2450 साल पुराना है, जो सबसे पुराना बायोवेव ट्री है। मतलब देखो हजारों साल जीता, लेकिन ये फिर खत्म हो जाता है, मर जाता है, और ट्री उगते रहते हैं। लेकिन सबसे पुराना ट्री है जो 2450 साल पुराना, जो जिम्बाब्वे में है। जिम्बाब्वे कहाँ पे है? ये अफ्रीकन कंट्री है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक के पास। तो यहाँ पे ये सबसे पुराना ट्री है। लेकिन 20 करोड़ साल पहले भी ये ट्री रहा करते थे, ये आपको याद रखना है। और ये देखो मैच्योर जो हो जाता है जब ट्री, ये बोतल शेप का हो जाता है और इसकी हाइट 100 फीट तक हो जाती है, राउंड हो जाता है, सर्कुलर। ये फ्रूट भी देता है, फल भी देता है। इसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। इस पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये बहुत ही बड़ी मात्रा में फ्रेश वाटर को स्टोर रख लेता है, मतलब स्टोर करके रख लेता है, जमा करके रख लेता है। और जब जैसे गर्मी का टाइम आता है तो यहाँ से देखो जो आसपास लोग रहते हैं, इसमें जो पानी भर जाता है इसके अंदर, उस पानी को यूज कर लेते हैं पीने के लिए, क्योंकि ये वाटर को स्टोर करके रख लेता है। और ये ड्रायर जो सीजन होता है, गर्मी का सीजन, उसमें फ्रूट भी देता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही उसमें पोषक तत्व होते हैं उस फ्रूट में। तो इसलिए इसको ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि ये पानी को स्टोर करके रखता है और लोगों की जान बचाने के काम आता है वो पानी, ड्राई सीजन में, गर्मी के सीजन में, जहाँ पे वाटर की कमी होती है, वाटर स्कार्स होता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अनुराधा भासिन केस इंटरनेट शटडाउन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अभी गवर्नमेंट से कहा है कि वो अनुराधा भासिन केस है, इसकी गाइडलाइंस का उल्लंघन ना करे, इसको माने। ये इंटरनेट शटडाउन के बारे में गाइडलाइंस हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट इंटरनेट पे पाबंदी लगा देती है, बंद कर देती है किसी एरिया में, उसके लिए ये गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, अनुराधा भासिन केस में दी थी। बैकग्राउंड जानते हैं क्या है? देखो अनुराधा एक भासिन नाम की एक औरत थी, उन्होंने चैलेंज किया था इंटरनेट शटडाउन को सुप्रीम कोर्ट में। जम्मू कश्मीर में, जब देखो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हटाया था 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके बाद वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन कर दिया था, इंटरनेट पे रोक लगा दी थी। तो उसके बाद वहाँ पे जो इंटरनेट रोक लगाने के बाद लोगों को परेशानी हुई थी, तो उसके बारे में अनुराधा भासिन ने एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरनेट शटडाउन पे ये जजमेंट दिया, जिसे हम अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल क्या है हमारे इंडिया में इंटरनेट शटडाउन के लिए? देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आता है इंटरनेट।
राइट टू इंटरनेट है जो एक फंडामेंटल राइट है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। आर्टिकल 19(1) में आता है, ए में, आर्टिकल 19(1)(a। और एक हमारा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स करना यानी कि हमें ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19(1) क्लाउज जी के अंदर, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी के अंदर कौन सा, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये देखो हम ट्रेड कॉमर्स इंटरनेट के थ्रू भी तो करते हैं, तो ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया अगर इंटरनेट शट डाउन हो गया तो रेस्ट्रिक्शन देखो लेकिन लगाई जा सकती है, फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19 में 19 क्लाउज 2 के अंदर ही, 19 क्लाउज 2 और 6 के अंदर ही लगाई जा सकती हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्शन जो लगाई जाती है यानी कि रोक जो लगाई जाती है हमारे मौलिक अधिकारों पे जो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं, वो देखो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के से कंप्लाई करने चाहिए। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है कि ये एक लीगल प्रिंसिपल है जिसमें गवर्नमेंट ये जस्टिफाई करेगी कि वो अवैध तरीके से फंडामेंटल राइट हैं जो इंडिविजुअल के, किसी आदमी के मौलिक अधिकार हैं, उनका इन्फ्रिजमेंट तो नहीं कर रही है, यानी कि उल्लंघन तो नहीं कर रही है, वायोलेशन नहीं कर रही है जानबूझ के, ये उसको बताना पड़ेगा। कोर्ट ने देखो इस केस में कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। कोर्ट ने कहा था कि देखो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में रूल्स बनाए थे, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विसेज रूल 2017। इसके थ्रू ही उन्हें परमिशन है कि वो इंटरनेट सर्विस को शट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं कर सकते। किसके लिए कर सकते हैं, टेम्परेरी, क्योंकि इस रूल्स में भी टेम्परेरी नाम लिखा हुआ है कि आप ऐसा नहीं है कि सालों साल इंटरनेट बंद करके रखोगे, कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए ही कर सकते हो आप। सस्पेंशन किसके लिए होगा, केवल और केवल टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए होगा। तो अगर कोई सस्पेंशन इंडेफिनेट पीरियड के लिए है, इसका मतलब वो रूल्स का उल्लंघन है, और वो ये भी देखना पड़ेगा कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो अगर वो टेम्परेरी पीरियड के लिए नहीं है और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का उल्लंघन कर रहा है तो फिर वो अवैध माना जाएगा, उसको हटाया जाएगा, ऑर्डर को वापस लिया जाएगा। और जो भी मान लो अगर टेम्परेरी पीरियड के लिए भी अगर गवर्नमेंट शट डाउन कर रही है इंटरनेट का, तो कोर्ट है जो हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसका वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब न्यायिक समीक्षा बोलते हैं हिंदी में, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं उसका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, यानी कि देख सकते हैं कि वो सही डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने या गलत लिया है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं है, ये सब कुछ चेक करता है सुप्रीम कोर्ट उसमें। तो ये गाइडलाइंस है अनुराधा भासन केस की। तो आपको ये भी याद रखना अनुराधा भासन केस किससे रिलेटेड है, इंटरनेट शटडाउन जो हो जाता है उसकी लिए गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड डोनेशन बाय LGBTQ। देखो यूएस में LGBTQ पे रोक लगा रखी थी कि वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं, और लेकिन अगर ब्लड डोनेट करेंगे, अगर खून दान करेंगे वो, तो कुछ गाइडलाइंस थी। तो उनमें देखो अभी ये कुछ रेस्ट्रिक्शन थी, गाइडलाइंस थी, ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिए। यूएस का जो डिपार्टमेंट है ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अमेरिका का, इसने हटा दिए। ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी। जो ये प्रोहिबिशन लगा रखी थी, रोक लगा रखी थी, ये 1980s में लगाया था, क्योंकि वहां पे देखो HIV एड्स के जो केसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, और LGBTQ में ऐसा माना जाता है कि ये लोग किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप कर लेते हैं तो इनमें जो एड्स के केस ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए ये लगा रखा था। लेकिन अभी ये जो गाइडलाइंस जारी की हैं यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है FDA, उसने ये कहा है कि ये LGBTQ के अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है, यानी कि इनका भेदभाव हो रहा है इनके खिलाफ, तो इसको हटाया जाए गाइडलाइंस। तो नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस में ये है कि जो डोनर है, जो दान देना चाहता है खून, उससे देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और ये क्या है कि अब जो होगा रिसेंटली ये देखा जाएगा कि उनके जो सेक्सुअल एक्टिविटी क्या है, ना कि उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यानी कि ये नहीं देखा जाएगा कि वो LGBTIQ कम्युनिटी से है या नहीं है, बल्कि ये देखा जाएगा कि वो पिछले 3 महीने में ये टाइम पीरियड दिया है कि वो किसके साथ, कितनों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप उनका रहा है। क्योंकि इससे क्या है, जब ज़्यादा के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रहता है, एक से ज़्यादा के साथ, तो ये एड्स के केसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या सेक्सुअल और भी बहुत सारी डिसीज होती हैं, सेक्सुअल डिसीज, जिनकी वजह से
परेशानी हो सकती है और लोगों को भी, यानी कि ब्लड अगर डोनेट करेंगे वो ब्लड किसी और के बॉडी में जाएगा तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है। इस वजह से उनको, देखो पहले ये था कि जो मोनोगोमस एमएसएम है उनको भी 3 महीने का डिफरल पीरियड था, यानी कि कोई मान लो आदमी है, आदमी के फिजिकल रिलेशनशिप है किसी आदमी के साथ भी, कोई गे और आदमी के साथ ही उसके शारीरिक संबंध है, तो ये देखा जाता था कि उसने पिछले 3 महीने में तो कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, तभी उससे ब्लड लिया जाता था, वो डोनेट कर सकता था। लेकिन ये पीरियड हटा दिया है। अब इसमें ये देखा जाता है कि उसके पिछले 3 महीने में मल्टीपल या नए पार्टनर तो नहीं रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा पार्टनर तो नहीं रहे हैं और कोई नया पार्टनर तो नहीं आया है उससे शारीरिक संबंध बनाने में पिछले 3 महीने में। ये नए प्रोविजन किए गाइडलाइंस में, किसने? यूएस ने, एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जो अमेरिका का। इसका बेनिफिट क्या होगा? देखो पहली बात तो यही है, जो LGBTQ कम्युनिटी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो खत्म होगा, वो ब्लड डोनेट कर सकेंगे और ब्लड डोनेट कर सकेंगे तो ब्लड डोनेशन में ज़्यादा और बूस्ट आएगा। हमारे इंडिया में क्या लॉ है ऐसे ब्लड डोनेट करने के लिए जो LGBT कम्युनिटी है? देखो हमारे इंडिया में भी अभी रोक लगा रखी है। ये एक गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉर ब्लड डोनर सिलेक्शन एंड ब्लड डोनर रेफरल 2017। ये नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है जो, और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 11 अक्टूबर 2017 को गाइडलाइंस जारी की थी। इसके क्लाउज 12 और 51 के अकॉर्डिंग जो ट्रांसजेंडर, गे पीपल या फीमेल सेक्स वर्कर हैं वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यही चांस होता है, क्योंकि इनमें क्या है, ये रीजन दिया है कि जो बीमारी होती है हेपेटाइटिस बी या सी या HIV एड्स जो होता है, अगर ये LGBTQ करेंगे इनमें क्या है, एक तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इनमें केसेस ज़्यादा हुए HIV के, हेपेटाइटिस बी या सी के, और इनकी वजह से जब ये डोनेट करेंगे तो ये बीमारी आगे स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है। इस वजह से रोक लगा रखी है इंडिया में। तो आपको पता होना चाहिए कि इन कम्युनिटी को ब्लड डोनेट करने का अधिकार नहीं है हमारे इंडिया में। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है एग मार्क रजिस्ट्रेशन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 के लिए। देखो जो फसई है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2006 में एक एक्ट बनाया था, फिर उसके थ्रू ये बॉडी बनाई थी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। इसने अभी ये कहा है कि जो एग मार्क रजिस्ट्रेशन है एडिबल ऑयल के लिए, देखो जो खाने वाले तेल होते हैं जैसे सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, इनके लिए पहले क्या है, फसई से लाइसेंस भी लेना पड़ता था और एग मार्क रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता था, दोनों लेने पड़ते थे। लेकिन अब फसई ने कहा है कि एडिबल ऑयल के लिए जो कोई कंपनी मान लो तेल बेच रही है और उसे सिर्फ फसई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, वही इनफ है, एग मार्क रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है उन्हें, एग मार्क रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो फसई का जो लाइसेंस है वही चल जाएगा। ये किस लिए किया? ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, जो लॉज की मल्टीप्लिसिटी है वो रिड्यूस होगी और फूड सेक्टर आगे बूस्ट करेगा। तो हमारे इंडिया में जो एग मार्क रजिस्ट्रेशन कौन करता है और कौन कौन से ऐसे जो रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं प्रोडक्ट के लिए, कौन कौन से और कौन सी बॉडी करती है, ये आपको जानना जरूरी है। ये जान लेते हैं। देखो ये सर्टिफिकेशन है हमारे इंडिया में, ये सर्टिफिकेशन मार्क है, ये पर्पज होता है और इशू कौन करता है ये जानेंगे। एक है ISI मार्क। ये देखो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे मैंडेटरी होता है, कुछ प्रोडक्ट पे, सर्टेन प्रोडक्ट हैं, याद रखना सारे प्रोडक्ट पे नहीं है। देखो अगर UPSC स्टेटमेंट पे दे दे कि ISI मार्क इज मैंडेटरी टू ऑल प्रोडक्ट इन इंडिया, ऑल प्रोडक्ट पे नहीं है, ये गलत हो जाएगा, सर्टेन प्रोडक्ट पे है। और मैंडेटरी है, मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी, अनिवार्य, मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे आइडेंटिफाई किए हुए हैं गवर्नमेंट ने कि उन प्रोडक्ट पे आपको ISI मार्क्स लगाना ही पड़ेगा, तभी बेच सकते हो आप इंडिया में। ये सर्टिफाई करता है कि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड से कंप्लाई करता है, मानता है। और कौन जारी करता है ISI मार्क? BSI, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है। और BSI क्या है, इसके बारे में बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कई बार डिस्कस किया हमने। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है BSI, BIS, ये जारी करता है ISI मार्क। नेक्स्ट एक है स्टैंडर्ड BIS हॉलमार्क, ये वॉलंटरी है। ये देखो सर्टिफाई करता है कि गोल्ड की प्योरिटी और सिल्वर की ज्वेलरी की प्योरिटी क्या है। गोल्ड और सिल्वर पे BSI हॉलमार्क लगाना है, ये वॉलंटरी अपनी मर्जी से करा सकते हैं। लेकिन नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये वॉलंटरी के बजाय
जो गोल्ड प्रोडक्ट हैं उन पे ये देखो कुछ नए प्रोविजन किए गए हैं। उनमें ये कुछ गोल्ड के प्रोडक्ट पे ये मैंडेटरी कर दिया है बीएसआई हॉलमार्क। तो ये भी कौन जारी करता है? बीआईएस करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जारी करता है। गोल्ड और सिल्वर के लिए बीआईएस हॉलमार्क देता है। हॉलमार्क लगा होता है, देखा होगा आपने, जैसे आपने सोने के कंगन खरीदे होंगे या गूगल पे देख सकते हो, इस तरह का हॉलमार्क लगा होता है, ऐसा बीएसआई उस पर लिखा होता है। वो कौन जारी करता है? बीआईएस के पास जाते हैं, इनके ऑफिस बने होते हैं। जो भी कोई सुनार होता है गोल्ड की, कोई भी कंगन या कोई भी आइटम बेचता रहता है तो उस पर लगवाना पड़ता है ये बीआईएस का हॉलमार्क। नेक्स्ट है एग मार्क। ये भी वॉलंटरी होता है। एग मार्क मतलब अपनी मर्जी है कि लगवाएं या नहीं लगवाएं। ये सर्टिफाई करता है कि हाँ कि वो प्रोडक्ट है जो अप्रूव्ड है या नहीं है। ये कौन जारी करता है? एग मार्क रजिस्ट्रेशन। ये देखो डायरेक्टरेट है ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ये डायरेक्टरेट किसके अंडर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। और ये डिपार्टमेंट किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है जो कृषि मंत्रालय, उसके अंदर ये कृषि डिपार्टमेंट है। कृषि डिपार्टमेंट के अंदर ये डायरेक्टरेट है, ये जारी करता है। ये समझ लो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जारी करती है एग मार्क को। और ये रूल है, एक्ट बना हुआ है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937 का, इसके अंडर जारी करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है एफईओ मार्क। एफपीओ मार्क ये मैंडेटरी होता है। एफपीओ मार्क मैंडेटरी मतलब कंपलसरी। ये फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं उन पे दिया जाता है एफपीओ मार्क कि वो हाइजेनिक है या नहीं है, एनवायरमेंटली सेफ है या नहीं है, उनका जो कंजम्पशन है खाने के लिए फिट है या नहीं है। ये देखो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है 1955 का, इसके थ्रू जारी किए जाते हैं एफपीओ मार्क। ग्रीन एंड ब्राउन डॉट ये देखो दिए जाते हैं फूड आइटम के लिए ही, जो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए दिए जाते हैं ग्रीन एंड ब्राउन डॉट। ग्रीन डॉट होता है देखो इस तरह से एक होता है, इस तरह से एक ग्रीन आपको मिलेगा डॉट, ग्रीन डॉट होता है। और ग्रीन डॉट जिस पे होता है यानी कि वो वेजिटेरियन है, पूरा का प्रोडक्ट है जो वो वेजिटेरियन है, फुल शाकाहारी है। और जिस पे ये ब्राउन डॉट होता है उसका मतलब है कि ये वेजिटेरियन नहीं है, ये इसमें नॉन वेज मिला हुआ है। देखो अब कोई भी बिस्किट खरीदो, कोई भी खाने पीने की चीज, उस पर ग्रीन डॉट एक छपा होगा, देखना आप गौर करके। तो ये दिया जाता है फूड प्रोडक्ट के लिए। एक है आपका इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, ये भी वॉलंटरी होता है। ये सर्टिफाई करता है कि ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट हैं जो वो हमारे नेशनल स्टैंडर्ड है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, उसको कंप्लाई करता है या नहीं करता। ये अपेडा जारी करती है। अपेडा के अंदर देखो एक टेस्टिंग सेंटर बने होते हैं, वो जारी करते हैं। और अपेडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये करती है, ये अथॉरिटी अपेडा। अपेडा देखो एक प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसके अंदर ये जारी करती है इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। एक है फिर इको मार्क, ये भी वॉलंटरी होते हैं। देखो किसी को मर्जी है अपनी इको मार्क लगवाना चाहिए या नहीं, ये बीआईएस जारी करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये सर्टिफाई करता है प्रोडक्ट को कि जो इको मार्क है वो हमारे इको सिस्टम को कोई इम्पैक्ट तो नहीं करता, प्रभाव तो नहीं पहुंचाता नेगेटिवली। एक है नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क, ये मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है। जो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड है उसके अंडर ये सर्टिफाई करता है कि जो भारत स्टेज जो 6 हमने लागू किया है उसको जो नए नए मोटर व्हीकल बन रहे हैं, कार, गाड़ियां, मोटर बाइक, वो इससे कंप्लाई करते हैं नहीं करते, उसके लिए ये मार्क लेना पड़ता है। नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ वार्मिंग ऑन द एक्वाटिक एनिमल्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए भी है, और एसए में भी आप ये यूज कर सकते हो एग्जांपल। देखो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, हमारे वातावरण का टेम्परेचर, तापमान, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, जीव जंतु हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये एक स्टडी हुई है, नई स्टडी। इसमें ये बताया गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो फिश का साइज है ना, पंछियों का साइज, वो बढ़ सकता है, लार्ज हो सकता है। नई फाइंडिंग में यही पाया गया। पहले देखो ये था कि जो इनका साइज है घट सकता है, लेकिन अभी ये पाया गया कि फिश का जो साइज है वो लार्जर हो जाएगा। जैसे पहले छोटी फिश थी वो बड़ी फिश हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और क्या इम्पैक्ट है इनसे? देखो ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा।
जो पानी है, ओशन है, उसमें ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ स्पीसीज की ग्रोथ रुक सकती है। फूड अवेलेबिलिटी चेंज हो जाएगी, इसकी वजह से पॉपुलेशन और डिक्रीज हो सकती है एक्वाटिक एनिमल की। जो डिसीज हैं वो और बढ़ सकती हैं, इसकी वजह से पॉपुलेशन प्रभावित हो सकती है एक्वाटिक एनिमल की। कोरल रीफ की ब्लीचिंग हो सकती है, जो प्रवाल भित्ति होती है कोरल रीफ, उसकी ब्लीचिंग यानी कि डिस्कलरेशन हो सकता है, जिसकी वजह से ये स्पीसीज और लॉस हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। कोरल रीफ इकोसिस्टम का डिक्लाइन हो सकता है, इनकी पॉपुलेशन घट सकती है, और इनकी पॉपुलेशन घटने की वजह से फिश की पॉपुलेशन भी घट सकती है। लेकिन इसमें यह देखा गया, आपको याद रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिश का जो साइज है वो बढ़ सकता है, इंक्रीज होगा फिश का साइज, लेकिन इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकती है। जनसंख्या, जो इनकी संख्या है वो घट सकती है, लेकिन साइज इनका इंक्रीज हो सकता है एक्वाटिक एनिमल का। ये आपको याद रखना है इसमें। तो यही टॉपिक थे आज के। कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहे थे, पहले भी न्यूज में रहे थे, रिसेंटली भी न्यूज में रहे थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कई सारे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, न्यूज में रहे थे। एक बिलीगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व है, बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व में टेम्पल भी है, बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल। ये कहाँ पे है? ये देखो कर्नाटक की, ये चामराजा नगर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक में है, ये याद रखना है, बिलीगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व। एक नेशनल पार्क है बनरघट्टा, बैनर या बनरघट्टा, BANNER, बनरघाटा या बनरघट्टा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में बेंगलुरु में है। यहाँ पे एनेकल हिल्स है, एनेकल हिल्स, अनेकल की पहाड़ियाँ, वहाँ पे है ये लोकेटेड बनरघट्टा नेशनल पार्क। एक देखो एलिगेटर गार, न्यूज में था स्पीसीज। यूपीएससी सिर्फ इतना पूछ लेता है कि एलिगेटर गार क्या है, तो आपको याद रखना है ये एक फिश स्पीसीज है, मछली की प्रजाति है एलिगेटर गार। कहाँ पे मिली है ये श्रीनगर में डाल लेक में, श्रीनगर में डाल लेक या डाल लेक है, जो डाल झील या डल झील बोलते हैं हिंदी में, डल झील, डल लेक, वहाँ पे ये पाई गई है एलिगेटर गार। एक देखो ये डैम बहुत बार न्यूज में रहता है, मुल्ला पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार डैम बांध है ये देखो कब बनाया गया था? ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था। ये ब्रिटिश के एक इंजीनियर थे जॉन पेनीक्विक, ये जॉन पेनीक्विक थे, ब्रिटिश के एक इंजीनियर, उन्होंने ये बनाया था। और ये कर्नाटक की इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, कर्नाटक की इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में पेरियार रिवर पे बना हुआ है, मुल्लार और पेरियार रिवर है यहाँ पे, उन पे ये बना हुआ है ये डैम। और यहाँ पे देखो कम्बम वैली है, CUMPUM, कुम्बुम बोल सकते हो, कम्बम वैली है घाटी, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करता है ये डैम की वजह से। और यहाँ पे खेती अच्छी होती है इसकी वजह से, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है इस डैम की वजह से। तो ये न्यूज में था मुल्ला पेरियार डैम। नेक्स्ट देखो, एक ये याद रखना है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है मिलेट के बारे में। देखो बहुत बार हम मिलेट के बारे में जान चुके हैं, मोटा अनाज जैसे रागी, बाजरा, ज्वार जो है ये सब मिलेट में आते हैं, मक्का है ये भी मिलेट में आता है। मिलेट के बारे में स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है, इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में देख सकते हो आप। इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है, लेकिन हमारे इंडिया का ईयर था मिलेट के लिए वो 2018 था, लेकिन इंटरनेशनली 2023 है, वो भी इंडिया के कहने पे यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है। और मिलेट इंपॉर्टेंट है ड्रायर रीजन के लिए, क्योंकि ड्रायर रीजन में होता है, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा हम मिलेट उगाते हैं। लेकिन देखो मिलेट की अगर ग्रेन प्रोसेसिंग की जाती है ना, जैसे जो मिलेट उगाया हमने उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग के बाद क्या है, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, जो पोषक तत्व हैं वो घट जाते हैं। तो बस ये याद रखना है, स्टेटमेंट में देखिए पूछा जा सकता है कि ग्रेन प्रोसेसिंग जब की जाती है मिलेट की, इसके न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है घटती है या बढ़ती है? वो घटती है, रिड्यूस होती है, ये आपको याद रखना है इसमें। और भी कई सारे टॉपिक है, देखो जैसे एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, ये न्यूज में था, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, जैसे इसके नाम में आपको पता ही होगा,
ग्राहक कल्याण के लिए फंड बनाया गया था। जैसे ग्राहक के साथ जो धोखा होता है, बहुत सारे आपको पता होगा बेचते हैं ना कि ये तेल लगा लो, कि तेल लगाने के 10 दिन के बाद आपके बाल वापस आ जाएंगे। बहुत सारी ऐड आती रहती है ना कि जिसके बाल उड़ गए तेल लगा लो, और ये कहते हैं देखो हथेली है, हथेली पे जो तेल लगाया है जल्दी से हथेली धो लेना वरना हथेली पे भी बाल उग जाएंगे आपके। इस तरह की भी ऐड आती है, आपने देखा होगा। या ऐसी ऐड आती है कि ये क्रीम लगा लो, 2 दिन में फ़र्क, 2 दिन में आप गोरे हो जाओगे। इस तरह की जो फ्रॉड एड्स आती हैं, इनके लिए ये जो कंज्यूमर को भटकाते हैं, इनके लिए ये क्या है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाया गया है कि जो ऐसी एड्स करते हैं उन पे क्या है कि चार्ज लगाया जाएगा, उन पे पेनल्टी लगाई जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी, और जो पेनल्टी देंगे यानी कि जो दंड देंगे या जो भी मान लो उन पे लगाई जाएगी पेनल्टी, वो इसमें फंड में जमा की जाती है। जो भी वो पैसा उन पे लगाया गया है एज ए पेनल्टी, तो ये फंड बनाया गया है। और ये फंड किसके थ्रू बनाया गया है? ये फंड आपको याद रखना है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड देखो 2017 में बनाया गया था। एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट बनाया था 2017 में, सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 में। उसके अंदर ही ये बनाया गया था कंज्यूमर वेलफेयर फंड, इस एक्ट के थ्रू, 2017 के एक्ट के थ्रू। तो याद रखना है आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अलग है एक जो 1986 का है, जो 2019 में अमेंडमेंट किया था जिसमें, उसमें देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है उसके थ्रू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वो अलग है। और ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो किसके थ्रू बनाया गया है? सेंट्रल जीएसटी एक्ट के थ्रू, 2017 के थ्रू। तो ये आपको याद रखना, कंज्यूमर की वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के थ्रू। नेक्स्ट देखो, अभी आप सबको पता है कर्नाटक में इलेक्शन हुए और वहां पे नोटा का यूज भी हुआ। नोटा का क्या मतलब है? नन ऑफ द अबव। देखो जो मशीन होती है ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके थ्रू वोट डालते हैं, उसमें क्या है, ऐसे बटन होते हैं, बटन के सामने कैंडिडेट का नाम होता है, पार्टी का सिंबल होता है जिस पार्टी से है वो, और इसमें सबसे लास्ट में जो एक सिंबल होता है वो होता है नोटा का बटन होता है। नोटा का मतलब ये, अगर आप किसी कैंडिडेट को नहीं पसंद करते हो तो आप नोटा का बटन दबा सकते हो। यानी कि आपको ऊपर जो भी इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, उसका मतलब आप नोटा दबाओ। ये नोटा का बटन देखो लगभग 2.6 लाख लोगों ने दबाया है। मतलब ये जाहिर किया है कि जितने भी कैंडिडेट पार्टी ने खड़े कर रखे हैं वो लोगों को पसंद नहीं है, इस वजह से न्यूज में नोटा। तो हमें जानना पहली बार नोटा कब यूज हुआ। देखो एक जजमेंट आया था 2013 में सुप्रीम कोर्ट का, पीयूसीएल का जजमेंट, पीयूसीएल केस बोल सकते हो आप। तो इस जजमेंट में ये कहा था कि नोटा की चॉइस भी दी जाए लोगों को, कि अगर कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है किसी को तो वो नोटा का बटन दबा सके। उससे पहले क्या होता था, अगर किसी को मान लो नेगेटिव वोटिंग करनी है, मतलब किसी के खिलाफ की किसी कोई भी पसंद नहीं है, तो पोलिंग स्टेशन पे जो पोलिंग बूथ ऑफिसर होता था ना, पोलिंग बूथ ऑफिसर उसके पास जाता था, उसको बताता था कि मुझे नेगेटिव वोट करनी है, कि मुझे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो नेगेटिव वोट करनी है, तो वो बैलेट पेपर देता था, तब करता था। लेकिन अब पोलिंग बूथ स्टेशन को, जो पोलिंग बूथ स्टेशन है वहां पे जो ऑफिसर है उसको बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ईवीएम मशीन में जाओ और नोटा का बटन दबाओ, नेगेटिव वोट कर सकते हो आप। यानी कि ये एक तरह से फंडामेंटल राइट है जो उसको ही प्रमोट करता है, हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है उसके ही अंदर है ये। तो इसी को प्रमोट करने के लिए 2013 में जजमेंट आया था, और हमारे इंडिया में सबसे पहले नोटा 2013 में यूज हुआ था। 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली और दिल्ली बोल सकते हो, एमपी, एमपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 5 स्टेट में पहले यूज हुआ था 2013 में, यहाँ के इलेक्शन हुए थे। लेकिन अगर हम कहें कि जनरल इलेक्शन जो हुए थे लोकसभा के, उसमें पहली बार 2014 में यूज हुआ था। 2014 के लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन ऑल इंडिया लेवल पे 2014 में नोटा यूज हुआ था पहली बार ऑल इंडिया लेवल पे। लेकिन 2013 में पहली 5 राज्य में यूज हो चुका था। तो ये आपको नोटा के बारे में याद रखना है। एक देखो अभी सीबीआई न्यूज में आप सबको पता है, एक प्रवीण सूद नाम के आदमी नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए 25 मई को। जो अभी हैं सुबोध कुमार जायसवाल करके कुछ सीबीआई के डायरेक्टर हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो इस महीने 25 मई को रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद ये बन जाएंगे जो सूद अभी डिक्लेयर किए गए, अपॉइंट किए गए सीबीआई के डायरेक्टर। तो रिसेंटली न्यूज में है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये कब बनाई गई थी? 1963 में।
1963 में। और याद रखना है ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसके लिए कोई एक्ट नहीं बनाया था, ये असंवैधानिक संस्था, ना ही तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है संविधान में, और ना ही इसके लिए कोई एक्ट बनाया है सीबीआई के लिए, बस एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास कर दिया था गवर्नमेंट ने, तब बनाया था। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया था? एक संथानम कमेटी बैठी थी, संथानम कमेटी। ये पूछ ले जाता है बहुत बार कि सीबीआई को किस कमेटी की सिफारिश पे बनाया गया था, तो याद रखना संथानम कमेटी की सिफारिश पे बनाया गया था 1963 में। इसके लिए कोई एक्ट नहीं है, तो ये पावर कहां से लेती है सीबीआई? ये पावर लेती है, एक एक्ट बना हुआ है 1946 का, 1946 का एक्ट बना हुआ है, डेली स्पेशल पावर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना हुआ है। इस एक्ट के थ्रू ही 1946 का जो एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू ये पावर लेता है सीबीआई। और इसके जो चेयरपर्सन है जो अपॉइंट किए जाते हैं, वो देखो 3 मेंबर के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है। एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस कमेटी में, एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में जो अपोजिशन के लीडर होते हैं ना, वो इसके मेंबर होते हैं। और अगर मान लो लोकसभा में अपोजिशन के लीडर नहीं हो, क्योंकि देखो ये है प्रोविजन कि अगर लोकसभा में अपोजिशन का लीडर बनना है तो कम से कम 10% सीट होनी चाहिए। जैसे 543 सीट है हमारी लोकसभा में, तो 10% कितना हो गया? 54.3, यानी कि लगभग 55 सीटें मान लो कम से कम। लेकिन 55 सीटें किसी भी पार्टी के पास, विपक्ष की पार्टी के पास ना हो, फिर क्या है? जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा विपक्ष में मेंबर है, उस पार्टी के मेंबर को लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह इसमें कमेटी में बना दिया जाएगा मेंबर, जो सीबीआई को अपॉइंट करती है। तो पहले होंगे प्राइम मिनिस्टर, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के जो मेंबर हैं वो, और तीसरे मेंबर होंगे सीजेआई, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के। या अगर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई नहीं आ पा रहे हैं इस कमेटी की मीटिंग में, तो अपनी जगह पे किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को वो नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये 3 मेंबर की कमेटी अपॉइंट करती है किसको? सीबीआई के डायरेक्टर को, या चेयरपर्सन, अध्यक्ष बोल सकते हो। तो ये आपको याद रखना सीबीआई के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन। एक देखो कवल टाइगर रिजर्व भी न्यूज में था, कवल टाइगर रिजर्व। ये कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पे? ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में है, याद रखना है, तेलंगाना में। एक देखो अभी सातवाहन डायनेस्टी न्यूज में थी, आपने क्या है इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन राजवंश या कुल बोल सकते हो हिंदी में डायनेस्टी को। ये इसलिए न्यूज में थी, कुछ रिसर्चर हैं जो रिसर्च करते रहते हैं, उसके रेलिक्स मिले थे। रेलिक्स का मतलब है कि रिमेन्स, कुछ अवशेष मिले थे इस डायनेस्टी के पीरियड के। ये डायनेस्टी कब आई थी? देखो मौर्यन काल के बारे में आपने पढ़ा होगा, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के बारे में। मौर्यन डायनेस्टी के बाद ये सातवाहन डायनेस्टी ने रूल किया था। कहाँ कहाँ पे रूल किया था? देखो इंडिया में देखो बात करें तो ये जो प्लेस है, ये वाले प्लेस में इसने रूल किया था सातवाहन डायनेस्टी ने, मतलब सेंट्रल इंडिया में थोड़ा नॉर्थ और थोड़ा साउथ, इस वाले प्लेस में इसने रूल किया था, राज किया था सातवाहन डायनेस्टी ने। ये देखो फर्स्ट बीसी से लेके 3rd AD तक के लगभग इसने रूल किया था इस सातवाहन डायनेस्टी ने। किसने, फाउंडर कौन है इसका, किसने बनाई थी सातवाहन डायनेस्टी? स्मूका नाम के आदमी थे, एक स्मूका ने स्थापना की थी सातवाहन डायनेस्टी की। और ये देखो डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था सातवाहन डायनेस्टी का। डिसेंट्रलाइज का मतलब विकेंद्रीकरण की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, यहाँ पे विकेंद्रीकरण था। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर एक के ही पास नहीं थी, सिर्फ राजा के पास, छोटे छोटे प्लेस पे बनाए हुए थे ऑफिसर, उनके पास भी पावर थी। इसमें डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। ये सातवाहन डायनेस्टी ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, और बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों? क्योंकि ये पहली बार सातवाहन डायनेस्टी ने लैंड ग्रांट शुरू किया था। भूमि जो दान में देते हैं ना, किसको? ब्राह्मण को, ब्राह्मणिज्म को जो प्रमोट करता है, ब्राह्मणिज्म को, और बुद्धिज्म को जो प्रमोट करता है, जो देखो बुद्ध धर्म को प्रमोट कर रहा है, बुद्धिज्म को, या ब्राह्मणिज्म को प्रमोट कर रहा है, हिंदू धर्म को, तो उसके लिए ये क्या है, लैंड ग्रांट देना शुरू किया था। भूमि क्या है, अनुदान में, दान में देनी शुरू की थी इन्होंने, लैंड ग्रांट शुरू किया था पहली बार, किसने? सातवाहन डायनेस्टी ने। तो ये कई बार स्टेटमेंट में देकर पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो यही टॉपिक थे इस लेक्चर में बस।